दूर दूर तक फैले मैदानों में बिखरी हुई इन कोह पैकर संगी इमारतों के बनने में सदियां लग गई थीं और इनको खंडर हुए भी सदियां गुजर गई थीं। ख्याल परस्त सयाह इन खंडरों के चौड़े दरों, ऊंचे जीनों और बड़े बड़े ताकों को हैरत से देखते और उन जमानों का तसव्वुर करते थे जब गुज़श्ता बादशाहों के ये आसार सही सलामत और वो बादशाह भी जिंदा रहे होंगे। इन इमारतों में लगे हुए पत्थर की सिलों पर कंदा तस्वीरों को ज्यादा गौर और दिलचस्पी से देखा जाता था। साफ जाहिर था कि ये तस्वीरें अपने ज़माने की तारीख बयान कर रही हैं। इनमें ताजपोशियों, जंगों, हलाकतों, फातेह बादशाहों के दरबार में शिकस्त खोर्दा बादशाहों की हाजिरी और दूसरे मौक़ों के मंजर दिखाए गए थे, जिनसे इन पुराने ज़माने की बहुत सी बातों का कुछ अंदाज़ा होता था और इन इलाकों की पुरानी तारीख और तमद्दुन के बारे में कुछ गैर यकीनी सी मालूमात हासिल होती थीं। और इन्हीं खंडरों के पत्थरों पर बहुत से कतबे भी खुदे हुए थे और सयाह इनको भी दिलचस्पी से और देर देर तक देखते थे। लेकिन इन तहरीरों को कोई पढ़ नहीं सकता था। देखने में सिर्फ ऐसा मालूम होता था कि किसी ने कतारों की सूरत में मुख्तलिफ जावियों से तीरों के पैकान बना दिए हैं। लेकिन इसमें किसी को शक नहीं था कि पत्थर की सीलों पर पैकानों की ये कतारें दरअसल लंबी लंबी इबारतें हैं, जिन्हें अगर पढ़ लिया जाए और समझ भी लिया जाए तो इनकी मदद से इन तस्वीरों को भी अच्छी तरह समझा जा सकता है और बहुत सी ऐसी बातें भी मालूम हो सकती हैं जिनका तस्वीरों से मालूम होना मुमकिन नहीं। हमारे आलिम एक मुद्दत से इन तहरीरों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और नाकाम हो रहे थे। वो जानते थे कि ये इसी ज़बान की तहरीरें हैं जिसके कुछ नमूने सासाने पंजुम ने फराहम किए थे, लेकिन इन नमूनों की मदद से इन कतबों को पढ़ना मुमकिन न हुआ, इसलिए कि वो नमूने पैकानी तहरीर में नहीं थे और सासाने पंजुम को गुजरे हुए ज़माना हो गया था। बल्कि किसी को यह भी मालूम नहीं था कि वो किस ज़माने में था। आखिर एक मुद्दत की काविशों के बाद जब मुर्दा ज़बानों को पढ़ने का फ़न काफ़ी तरक्की कर गया तो खंडरों की इन्हीं तस्वीरों की मदद से और कुछ दूसरे तरीक़ों से हमारे आलिम पैकानों की शक्ल की ये तहरीरें पढ़ने में कामयाब हो गए और इन तहरीरों की मदद से इन तस्वीरों को भी पूरी तरह समझ लिया गया। और इस तरह गोया तहरीरों ने तस्वीरों का एहसान उतार दिया। एक एक करके सारे कतबे पढ़ लिए गए और इस खबर का आम तौर पर खैर मकदम किया गया कि हमारी ज़बानों में एक नई ज़बान का इजाफा हुआ है जो हज़ारों साल पुरानी है। लेकिन इस ज़बान का सासाने पंजुम के फराहम किए हुए नमूनों की ज़बान से कोई ताल्लुक़ नहीं निकला, बल्कि इन दोनों ज़बानों में कोई इत्तफ़ाक़ी मुशाबहत भी नहीं पाई गई। और ये बात हमारे आलिमों के गुमान में भी नहीं थी, इसलिए कि इनकी कई पुश्तों ने इन नमूनों की ज़बान का बड़ी संजीदगी से मुताला किया था और इसके बारे में आलिमाना ख्याल जाहिर किए थे। अब इन्होंने फैसला कर लिया कि सासाने पंजुम ज़बानों की तारीख का सबसे बड़ा फ़रेब या सबसे बड़ा मजाक था, जिसका शिकार होना जाहिर है इन्हें पसंद नहीं आ सकता था। इसलिए अब वो चाहते हैं कि सासाने पंजुम और उसकी ज़बान को भुला दिया जाए। मानना पड़ता है कि सासाने पंजुम के साथ इंसाफ नहीं हुआ। एक तो इसके वजूद का ही इनकार कर दिया गया और इनकार की दलील ये दी गई कि 4 इब्तदाई सासानों के बगैर 5वें सासान का वजूद कायम नहीं हो सकता और तारीख में एक सासान के सिवा सासाने दोयम, सासाने सोयम और सासाने चहारम का सुराग नहीं मिलता। लिहाजा सासाने पंजुम भी नहीं था और इसी के साथ उसकी पेश की हुई ज़बान को भी बातिल कर दिया गया। लाइक आलिमों ने बड़ी मेहनत से साबित किया है कि सासाने पंजुम ने जिस ज़बान के असली और कदीमी होने का दावा किया है, इस ज़बान का कभी वजूद न था और सासाने पंजुम ने इस मौहूम ज़बान के जो अल्फाज दर्ज करके इनके जो मानी लिखे हैं वो सब लफ्ज़ खुद इसके घड़े हुए हैं और इससे पहले न किसी ज़बान से अदा हुए थे और न किसी कलम ने इन्हें लिखा था। और इस ज़बान की जो कवायद सासाने पंजुम ने जाहिर की है वो भी सरासर इसके जहन की इख्तरा है। हकीकतन किसी भी ज़बान के जुमलों में लफ्ज़ों की तरतीब इस तरह नहीं थी जिस तरह सासाने पंजुम की इस मफरूज़ा कवायद में मिलती है। आलिमों ने ये तमाम बातें साबित करने में हैरत खेज़ मुताले और जहनी काविश का सबूत देते हुए
علم اور منطق دونوں سے کام لیا ہے، اور اس سلسلے کی ہر نئی دریافت ان کے دعووں کو مزید مستحکم کرتی جاتی ہے۔ تاہم انہی دریافتوں کی بنیاد پر یہ عالم اس کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ایک عرصے تک ساسان پنجم کو حقیقی اور اس کی زبان کو اصلی سمجھا جاتا رہا، اور گزشتہ عالم اسی زبان کے لفظوں کا فخریہ استعمال کرتے تھے، لیکن ان لفظوں کی مدد سے ایک مستقل اور قائم بذات زبان بولنے اور لکھنے میں ان گزشتہ عالموں کو کامیابی نہیں ہو سکی، اگرچہ ان میں سے کئی اس زبان سے واقفیت کے مدعی بتائے جاتے تھے۔ آج کا عالم بتاتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں کچھ لفظ استعمال ہوتے تھے جن کا حقیقی وجود نہیں تھا، اور وہ اس طرح کہ یہ لفظ جن معنوں میں استعمال کیے جاتے تھے دراصل ان کے معنی وہ نہیں تھے، دراصل ان کے معنی کچھ بھی نہیں تھے۔ تاہم ان کا ہر لفظ ایک مخصوص معنی کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی بولنے والا ایک لفظ بولتا تھا اور اس سے ایک معنی مراد لیتا تھا، اور سننے والا اس کے وہی معنی سمجھتا تھا جو بولنے والا مراد لیتا تھا، لیکن حقیقتاً اس لفظ کے وہ معنی نہیں ہوتے تھے جو بولنے والا مراد لیتا اور سننے والا سمجھتا تھا، اس لیے کہ دراصل وہ کوئی لفظ نہیں ہوتا تھا، اور چونکہ وہ کوئی لفظ نہیں ہوتا تھا اس لیے اس کے کوئی معنی بھی نہیں ہوتے تھے، اور یہ بے معنی لفظ جس زبان کے سمجھے جاتے تھے اس زبان کا بھی حقیقی وجود نہیں تھا۔ اگرچہ عالم اس امکان کا انکار نہیں کرتے کہ کسی زمانے میں کہیں یہ زبان بولی اور سمجھی جاتی ہو، تاہم دراصل یہ کوئی زبان تھی نہیں۔ عالموں کی ساری تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ کوئی ساسان پنجم تھا، نہ اس کی پیش کی ہوئی کوئی زبان تھی، نہ اس زبان کا کوئی لفظ تھا، اور نہ اس لفظ کے کچھ معنی تھے، لیکن اس ساری تحقیق کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ ایک وقت میں کچھ معنی تھے جو بعض لفظوں سے ادا ہوتے تھے، اور یہ لفظ ایک زبان سے منسوب تھے، اور اس زبان کا تعارف ایک شخص نے کرایا تھا، اور وہ شخص خود کو ساسان پنجم بتاتا تھا۔